हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे आईसी 38 हिंदी अध्याय 3, जिसका नाम है बीमा के सिद्धांत। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, यानी कि अध्याय 2 था, उसका जो बोनस प्रश्न था उसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए, बोनस प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक बीमा निर्धारित करने में मदद कर सकती है। तो देखिए, पूछा गया था कि वो ट्रेडिशनल वे बताना है, पारंपरिक वे बताना है, तरीका बताना है, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितने बीमे की आवश्यकता है। तो ऑप्शंस हैं, मानव आर्थिक मूल्य, जीवन अवधि प्रस्ताव, मानव जीवन मूल्य और भविष्य का जीवन मूल्य। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि मानव जीवन मूल्य इंग्लिश में जैसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं, तो वो एक वे है, वो एक तरीका है जिससे कि हम जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितने बीमे की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। तो हाँ जी, अब है हमारा अध्याय नंबर 3, यानी कि चैप्टर नंबर 3, और इसका नाम है बीमा के सिद्धांत। अब देखिए कि जो बीमा है ना, ये 6 प्रिंसिपल्स या 6 सिद्धांतों पर चलता है, 6 सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है, जो कि है परम सद्भाव, जिसको कि इंग्लिश में एब्रीमा फाइड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में मैं इसलिए कई बार आपको बता देती हूँ कि कई बार ना उन्होंने इंग्लिश के शब्द को ही हिंदी में लिखा होता है। ठीक है, दूसरा है बीमा योग्य हित, जिसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी कहते हैं। फिर है आसन्न कारण या प्रॉक्सिमेट कॉज कह देते हैं। क्षतिपूर्ति, जिसे इंडेमनिटी भी कहते हैं। प्रस्थापन, सब्रोगेशन, और योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन। तो ये 6 सिद्धांत हैं जिन पर कि बीमा का पूरा बिजनेस जो है वो काम करता है। मतलब इन सिद्धांतों के हिसाब से ही सारा बीमा जो है वो चलता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है परम सद्भाव, या फिर परम सद्भावना भी कई जगह लिखा होता है, जिसे इंग्लिश में अब्रीमा फाइड्स भी कह देते हैं। तो एक बीमा अनुबंध के मूलभूत सिद्धांतों में से ये एक सिद्धांत है, जिसे स्वेच्छा से सटीक और पूरी तरह से प्रस्तावित जोखिम से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा करने के सकारात्मक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे अनुरोध किया गया हो या नहीं किया गया हो। देखिए, सिंपल शब्दों में मैं बता देती हूँ कि जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं या फिर करवाते हैं, तो जो इंश्योरेंस करवा रहा है और जो कर रहा है, मतलब बीमित व्यक्ति और बीमा करता, दोनों की ये ड्यूटी होती है कि जिस जिस चीज की है, जिस जिस जानकारी की आवश्यकता है, वो बताई जाए एक दूसरे को। मतलब जिसने बीमा करवाना है उसे, उसकी भी ये ड्यूटी है, और जिसने करना है उसकी भी, कि जो जरूरी जानकारियां है ना वो एक दूसरे को बतानी जरूरी है, चाहे अनुरोध किया जाए या फिर ना किया जाए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये क्या है, अब्रीमा फाइड्स या फिर परम सद्भाव। और यहाँ पर ये जो नियम लागू हुआ है ना, इसे ना कैविएट एम्प्टर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है क्रेता सावधान। ठीक है, मतलब जो खरीदने वाला है वो सावधान रहे। तो यहाँ पर ये नियम मतलब इसके अकॉर्डिंग ये लागू किया गया है। नेक्स्ट है बीमा योग्य हित, जिसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो बीमा योग्य हित क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का किसी विशेष संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हित में, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को नुकसान होने पर नुकसान होगा यदि उस संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। या फिर सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की ना कोई भी ऐसी संपत्ति या फिर कोई भी उसका अपना प्रियजन, जिसके ना होने से या जिसके नुकसान हो जाने से उस व्यक्ति को नुकसान हो ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहेंगे उसमें। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है ना, अब ये व्यक्ति है, ठीक है, अब इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसमें है, इसके बच्चों में है, इसके असेट्स जिसमें इसकी प्रॉपर्टी, गाड़ी और बाकी सारा सामान आ जाता है, उसका खुद, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स भी, यहाँ पे पिक्चर दिखाई नहीं गई है, तो ये सारे जो लोग हैं उससे कंसर्न्ड है, या उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या है, ये उसके बीमा योग्य हित के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आसन्न कारण। देखिए, आसन्न कारण का मतलब होता है मेन कारण जिसकी वजह से हानि हुई है। ठीक है, क्योंकि ना इससे ये चेक किया जाता है कि जो एक्चुअल रीजन रहा है, एक्चुअल कारण रहा है जिसकी वजह से हानि हुई है, वो क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि निकटतम कारण बीमा का एक प्रमुख सिद्धांत है, और यह इस बात से संबंधित है कि हानि या फिर क्षति वास्तव में कैसे हुई है,
क्या यह वास्तव में किसी बीमित जोखिम का परिणाम है भी या नहीं है ना, मतलब इससे एग्जैक्ट रीजन चेक किया जाता है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि आकस्मिक घटना घटित होने पर बीमा धारक को उसकी हानि की सीमा तक क्षतिपूर्ति दी जाए। अभी जो क्षतिपूर्ति वाला सिद्धांत है ना, ये मतलब कंफर्म करता है कि जितनी हानि हुई है ना उसके हिसाब से, और प्लस उसने जितना सम एश्योर्ड लिया था उसके अकॉर्डिंग ही उसे जो है पैसा दिया जाएगा। अब जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने ना इंश्योरेंस करवाई है अपनी गाड़ी की 2 लाख की, सपोज, ठीक है, और जो उसका नुकसान हो रहा है वो 3 लाख का हो रहा है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि उसको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसको 2 लाख रुपए तक ही मिलेगा, क्योंकि उसने सम एश्योर्ड ही 2 लाख का लिया था। अब मान लो कि उसका जो नुकसान है वो 80,000 का हुआ है, तो फिर ये नहीं है कि उसे 80,000 मिल जाएगा, उसे कितना मिलेगा, जितनी उसकी वो हुई है, मतलब नुकसान हुआ है, उसी की सीमा के हिसाब से मिलेगा, 80,000 ही मिलेगा। तो ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है प्रस्थापन। प्रस्थापन का अर्थ है कि बीमा की विषय वस्तु के संबंध में सभी अधिकारों और उपचारों का बीमाकृत व्यक्ति से बीमाकर्ता को हस्तांतरण। देखो इसमें क्या होता है कि जो जैसे मान लो कि 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है जी, जिसमें ए और बी ये 2 व्यक्ति हैं, और सी जो है ना ये है कंपनी जिससे कि इंश्योरेंस करवाई गई है। अब मान लो कि बी ने ना ए की गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, जो कंपनी है वो तो ए को जो है क्षतिपूर्ति दे देगी, मतलब उसका जो नुकसान हुआ था वो उसको दे देगी। अब ए जो है ना वो ये मतलब राइट देता है कंपनी को कि आप जो नुकसान आपने मेरे को दिया है उसकी भरपाई, क्योंकि वो हुई किसकी वजह से, बी की वजह से, तो वो बी से उसको जो है ले सकता है, उसका मतलब जो हर्जाना है वो बी से वसूल कर सकता है। तो ये कहता है प्रस्थापन का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है योगदान, ठीक है। अब ये जो योगदान का सिद्धांत है ना, ये क्या कहता है कि यदि एक ही संपत्ति का एक से अधिक बीमा कंपनियों द्वारा बीमा करवाया गया है, तो सभी बीमाकर्ताओं द्वारा दिया गया मुआवजा वास्तविक नुकसान से अधिक नहीं हो सकता है। अब ये जो ये वाला रूल है ना, ये जितनी भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, मतलब जैसे गाड़ियों की हो गई, हेल्थ की हो गई, या फिर और सारी चीजें लाइफ को छोड़ के, जीवन बीमा को छोड़ के, है ना, उन पे तो ये स्पेशली लागू होता है। अब ये क्या कहता है कि मान लो कि आपने अपनी एक गाड़ी का ना इंश्योरेंस 2 या 2 से ज्यादा कंपनी से करवा लिया, और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि आप नुकसान जो हुआ है वो सारा अलग अलग कंपनी से लोगे, आपको टोटल नुकसान का पैसा उतना ही मिलेगा जितना नुकसान हुआ है, ठीक है। चाहे वो कंपनीज थोड़ा थोड़ा करके दें या फिर एक कंपनी दे आधा आधा करके दे, ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कहता है योगदान का सिद्धांत। अब हम करेंगे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे ये, और ये सारे जो हमने अभी सिद्धांत किए हैं बीमा के उन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, श्री पिंटो को घुड़सवारी दुर्घटना के बाद गीली जमीन पर लेटने के कारण निमोनिया हो गया, और निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आपको मृत्यु का निकटतम कारण बताना है। क्वेश्चन समझ गए ना आप क्या है। श्री पिंटू घुड़सवारी कर रहे थे, और घुड़सवारी करते करते गिर गए, और गिर गए तो वहां पर गीली जमीन थी, उसी पर बेचारे पड़े रहे, किसी ने उठाया नहीं होगा, तो इस वजह से उनको निमोनिया हो गया और उनकी हो गई मृत्यु। अब वो मृत्यु का कारण बताना है, तो निमोनिया है, घोड़ा है, घुड़सवारी दुर्घटना है, या फिर दुर्भाग्य है। तो भाई जो एग्जैक्ट रीजन है या फिर आसन्न कारण है, निकटतम कारण है ना, वो घुड़सवारी से दुर्घटना है। क्योंकि अगर घुड़सवारी ना कर रहे होते और ना गिरते, मतलब घोड़े से ना गिरते, तो वो गीली जमीन पर ना पड़े रहते, और उसकी वजह से उन्हें निमोनिया ना होता और फिर उनकी मृत्यु ना होती। तो जो निकटतम कारण है ना वो घुड़सवारी से दुर्घटना है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर आपका आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जबरदस्ती का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शंस दी गई हैं, आपको चुनना है कि जबरदस्ती करना किसी पे, है ना, उसका उदाहरण आपने बताना है। रमेश बिना बारीक प्रिंट की जानकारी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। रमेश महेश को अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने पर जान से मारने की धमकी देता है। रमेश महेश को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी पेशेवर स्थिति का उपयोग करता है, और रमेश महेश को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए गलत जानकारी प्रदान करता है। तो भाई
जहां पे जबरदस्ती हो रही है वो तो ऑप्शन बी ही है, क्योंकि यहाँ पे रमेश जो है ना वो महेश को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो बोल रहा है कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो इसलिए जबरदस्ती का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमा नहीं कराया जा सकता? तो अब देखो भाई, रमेश किसका बीमा नहीं करवा सकता है? तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस में ना कोई भी व्यक्ति सिर्फ 4 ही लोगों का बीमा जो है वो करवा सकता है। अपने जीवन साथी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का और अपने सास ससुर का। तो ये चारों याद रख लो आप, ठीक है। तो अब रमेश किसका बीमा नहीं करवा सकता? भाई अपने घर का तो वो करवा सकता है, अपने जीवन साथी का भी करवा सकता है, अपने माता पिता का भी करवा सकता है, पर ऑप्शन सी यानी कि अपने दोस्त का वो नहीं करवा सकता बीमा। सिर्फ 4 ही लोगों का याद रखना है। कौन कौन? जीवन साथी, बच्चे, माता पिता और सास ससुर। इसके अलावा कोई भी रिश्तेदार भी अगर लिखा हुआ आ जाए, मामा चाचा फूफा वट एवर कुछ भी आ जाए, तो किसी का बीमा नहीं करवा सकता कोई भी व्यक्ति, है ना। घर या गाड़ी वो तो चलो प्रॉपर्टी होगी ना, वो तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसका करवाएगा ही। पर अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो सिर्फ ये 4 लोगों का ही बीमा करवाया जा सकता है किसी के भी द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। योगदान के सिद्धांत का महत्व क्या है? तो भाई योगदान का सिद्धांत, ठीक है, पढ़ के आए हैं ना हम योगदान का सिद्धांत। तो अब योगदान का सिद्धांत जो है ना, ये ऑप्शन सी है, पढ़ लो क्या है। ये कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित करता है कि एक ही वस्तु को कवर करने वाले कई बीमाकर्ता एक साथ आते हैं और विषय वस्तु के लिए अपने जोखिम के अनुपात में दावा राशि का योगदान करते हैं। तो भाई जो योगदान का सिद्धांत था ना बीमा में, वो यही कहता है, मान लो कि कोई एक सपोज बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो बिल्डिंग ना बहुत बड़ी है और उसका जो बीमा होएगा ना वो बहुत बड़ा होगा। तो एक कंपनी मान लो कि उसका बीमा नहीं कर सकती, तो ये हो सकता है कि दो कंपनीज मिलके उसका बीमा कर दें, ठीक है, 50-50% कर दिया। तो अगर क्लेम देना पड़ेगा उस कंपनी को, मतलब वो जो बिल्डिंग है, इन केस क्लेम अगर आ जाए, ठीक है, तो वो जो दो कंपनीज है ना, वो ये नहीं है कि दोनों पूरा पूरा उसका क्लेम का राशि देंगी। जितना जितना उन्होंने बीमा किया हुआ है, जैसे हाफ हाफ किया हुआ है, तो हाफ हाफ क्लेम वो दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो योगदान का सिद्धांत है ना, वो यही सुनिश्चित करता है। और ये हमेशा किस में होगा? नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ही ये यूज होता है, ठीक है। तो मतलब जो एग्जैक्ट लॉस हुआ है ना, उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे आपने 2 या 3 या 4 जितनी मर्जी कंपनी से आपने बीमा करवाया हुआ हो। पर अगर लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो अगर एक व्यक्ति ने ना एक से ज्यादा बीमे भी करवाए हुए हैं ना, और उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी मेच्योरिटी भी आती है, तो सारी कंपनी से उसे जो है मेच्योरिटी या फिर क्लेम मिलेगा। तो ये जो योगदान वाला है, ये किसमें है सिर्फ लागू? नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, यानी कि गैर जीवन बीमा में, ठीक है। अच्छा, अब आ गया जी राम। अब राम ने अपने 10 लाख रुपए के मकान का बीमा करवाया, ठीक है। आग लगने से उसे 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। बीमा कंपनी राम को कितनी राशि भुगतान करेगी? तो चलो बताओ अब कितनी राशि भुगतान करेगी, है ना। तो ऑप्शंस है 10 लाख, 70,000, 10,70,000 या फिर 9,30,000। तो भाई जितना लॉस हुआ है उतना ही भुगतान किया जाएगा। ये नहीं है कि 10 लाख का बीमा कराया तो 10 लाख का 10 लाख मिल जाएगा, नहीं। जितना नुकसान हुआ है यानी कि 70,000 रुपया, तो वही भुगतान किया जाएगा, क्षतिपूर्ति वाला जो रूल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। यदि श्री पटेल ने बैंक से 15 लाख का बंधक ऋण लेकर एक घर खरीदा, ठीक है। बंधक ऋण क्या होता है? मॉर्टगेज, मतलब जैसे होम लोन लेते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये जो मिस्टर कौन है, श्री पटेल हैं, इन्होंने 15 लाख रुपए का होम लोन करवाया, ठीक है जी। उन्होंने इस राशि में से 12 लाख जो है वो चुका दिए, ठीक है। तो बैंक के पास कितना देना है? उन्होंने सिर्फ अब 3 लाख ही देना है, ठीक है जी। तो इस मामले में बैंक का बीमा योग्य ब्याज कितना है? अब देखो कि बैंक का अब मिस्टर पटेल में कितना इंटरेस्ट रह गया है, मतलब जो बैंक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है मिस्टर पटेल के लिए, वो कितना रह गया है? देखो 12 लाख तो उनका आ ही चुका है। कितना बीमा योग्य ब्याज बचा हुआ है अब? सिर्फ 3 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 3 लाख जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि अब
15 लाख में से 12 लाख तो वो चुका ही चुके हैं, तो बचा कितना? 3 लाख। तो बीमा योग्य हित जो बचा हुआ है ना बैंक का, वो कितना बचा हुआ है? 3 लाख रुपए। वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित है? तो भाई जो बीमा का अनुबंध होता है ना, वो एक वैध अनुबंध होता है, उसमें हम प्रीमियम देते हैं। तो प्रीमियम जब हम देते हैं तो प्रीमियम का मतलब किससे रिलेट करता है? ये प्रतिफल से, ठीक है ना। क्योंकि हम जब प्रीमियम देते हैं तो उसके बदले में हम चाहते भी हैं या तो मेच्योरिटी या फिर क्लेम, मतलब एक चीज देना दूसरी चीज लेना। तो बीमा जो है ना वो क्या है? प्रतिफल है। डैश में आपराधिक तरीकों से दबाव डालना शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से ना कौन सी चीज को आप आपराधिक तरीके से दबाव डालने से रिलेट करोगे। धोखाधड़ी। अब धोखाधड़ी में दबाव थोड़े ना डाला जाता है, वो तो चुपचाप धोखा हो जाता है, उसके बाद ही व्यक्ति को पता चलता है कि ओहो ये तो धोखा हो गया। अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या फिर गलती। तो भाई अब जो गलत तरीके से, आपराधिक तरीके से दबाव, तो वो क्या हो गया? जबरदस्ती हो गई ना, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू है। तो भाई जो क्षतिपूर्ति वाला सिद्धांत है ना, वो केवल और केवल गैर जीवन बीमा यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस भी इसे कह देते हैं, है ना। तो उसी के लिए लागू होता है ये, जीवन बीमा के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, ध्यान रखना, मैंने समझाया भी है आपको ये। श्री राजन को उस समय या बिंदु के बारे में सलाह दें जब जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। तो भाई श्री राजन जो है ना, उन्होंने लेना है जीवन बीमा। अब जो बीमा योग्य हित है ना, वो किस समय मौजूद होना चाहिए? जीवन बीमा के केस में, ठीक है ना। तो केवल पॉलिसी लेते समय, केवल दावे के समय, पॉलिसी लेते समय और दावा करते समय दोनों, या फिर जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई जीवन बीमा जब आप खरीदेंगे ना, तो उस समय, खरीदते समय, पॉलिसी खरीदते समय जो है बीमा योग्य हित का होना, मौजूद होना अनिवार्य होता है। किसमें? जीवन बीमा में। ठीक है, कब? जब पॉलिसी खरीदी जाएगी। अब दूसरा जो प्रश्न है ना, यहाँ पर जीवन बीमा की बात नहीं हो रही है, संपत्ति बीमा। अब संपत्ति बीमा कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? ये आ जाता है किसमें? नॉन लाइफ में, ठीक है, यानी कि गैर जीवन बीमा में। तो गैर जीवन बीमा में जो बीमा योग्य हित है ना, वो किस समय आप पूछेंगे या किस समय जानेंगे? तो वो ना दोनों समय पे, जब लेना है, पॉलिसी लेना है तब भी, और जब दावा होगा तब भी। तो ये याद रखना है, जीवन बीमा के केस में पॉलिसी लेते समय देखना है, पर जो गैर जीवन बीमा, जैसे संपत्ति बीमा लिख दिया या फिर अग्नि बीमा लिख दें, गाड़ियों का बीमा लिख दें, कोई भी जीवन बीमा से अदर कोई भी, तो उसमें पॉलिसी लेते समय और दावा करते समय, दोनों के समय में बीमा योग्य हित का मौजूद होना अनिवार्य होता है। श्री महेश अपने घर पर बीमा पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, मतलब घर के लिए उन्होंने अपने हाउस की इंश्योरेंस करवाई है। पॉलिसी लेने के कुछ महीनों बाद वे अपना घर बेच देते हैं, ठीक है। अगर घर को कुछ नुकसान होता है तो क्या श्री महेश को क्लेम मिल सकता है? भाई घर तो अब वो बेच ही चुके हैं। चेक करते हैं। हाँ, क्योंकि पॉलिसी लेने के समय बीमा योग्य हित मौजूद था। हाँ, अगर घर का मौजूदा मालिक अनुमति देता है। हाँ, अगर नुकसान घर बेचने के 1 साल के भीतर हुआ है। नहीं, क्योंकि कोई बीमा हित योग्य हित जो है वो अब मौजूद नहीं है। देखो अब इसमें ना सही आंसर जो है ना, वो ऑप्शन डी है। क्योंकि मिस्टर महेश का ना जो बीमा योग्य हित है किसी भी वस्तु पे, वो तब तक होगा जब तक वो उनकी अपनी है कानूनन तौर पे। अब क्योंकि घर तो वो बेच ही चुके हैं, अब उस घर पे उनका बीमा योग्य हित तो बचा ही नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कोई है ही नहीं। तो अब अगर उस घर को कोई नुकसान होता है तो उन्हें क्लेम में कुछ भी नहीं मिलेगा। डैश बीमा के सिद्धांत का अर्थ है पूर्ण सत्य। आपको बताना है कि बीमा का वो कौन सा सिद्धांत है जिसका अर्थ जो है वो पूर्ण सत्य होता है। ऑप्शंस है परम सद्भाव, बीमा योग्य हित, आसन्न कारण और क्षतिपूर्ति। तो देखिए जो परम सद्भाव जो है, इसका मतलब होता है पूर्ण सत्य, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था, बीमा फाइट्स भी इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो बीमित व्यक्ति है और बीमा करता है, दोनों की ये ड्यूटी है
कि पूरी जानकारी, पूर्ण सत्य जो है एक दूसरे को बताया जाए। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। डैश सिद्धांत का अर्थ है कि बीमा धारक अपने नुकसान पर लाभ कमाने का हकदार नहीं है। तो देखिए, अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि बीमा धारक को जो नुकसान हुआ है ना, उसका जो क्लेम उसने लेना है तो वो क्लेम ही ले, ये नहीं है कि उससे वो धन कमा ले। ठीक है ना? तो ऐसा जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो है क्षतिपूर्ति, है ना? क्योंकि जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि जितना नुकसान हुआ है उसी का हकदार होगा वो, उसे उतना ही मिलेगा। ये नहीं है कि ज्यादा शो करके वो ज्यादा पैसा कमा ले या धन कमा ले या लाभ कमा ले। तो ये सिद्धांत है क्षतिपूर्ति। तो ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा सही उत्तर। बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी धारक को भुगतान की गई दावा राशि को किसी लापरवाह तीसरे पक्ष से वसूलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ए बी सी का एग्जाम्पल देके, है ना? तो अब बीमा कंपनी जो है पॉलिसी धारक को जो उसने नुकसान का भुगतान किया है, अब वो तीसरे व्यक्ति से, जिसने वो नुकसान करवाया था, उससे जो वो नुकसान की राशि है वो वसूलेगा, है ना? और वो कौन सा सिद्धांत है जो उसे ये अलाउ करता है? ठीक है, ऑप्शन है बीमा योग्य हित, क्षतिपूर्ति, प्रस्थापन, सर्वोच्च सद्भाव। तो इसका सही उत्तर है प्रस्थापन। ऑप्शन सी जो है ये है सही उत्तर। श्री अजय ने अपनी 12 साल पुरानी कार गैराज में पार्क की थी और लंबी छुट्टी पर चले गए। 6 महीने बाद जब वो वापस आए और कार स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि कार का एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा था। श्री अजय ने एयर कंडीशनिंग की मरम्मत की लागत के लिए बीमा कंपनी के पास दावा किया और बीमा कंपनी ने वो दावा खारिज कर दिया। क्यों? ठीक है, तो अब देखो, बीमा कंपनी ने ना दावा इसलिए खारिज किया है कि जो कार है ना वो 12 साल पुरानी हो चुकी है। ठीक है, और अगर कोई भी चीज इतनी ज्यादा पुरानी हो जाएगी और उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो नॉर्मली नेचुरल वियर एंड टीयर यानी कि प्राकृतिक टूट फूट के अंडर आ जाती है, और जो भी कोई प्राकृतिक टूट फूट है ना वो रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा कि भाई दावा जो है वो खारिज इसलिए किया गया कि जो एयर कंडीशनिंग में प्रॉब्लम हुई है वो प्राकृतिक टूट फूट के अंडर है। और साथ में ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने इंश्योरेंस करवाई होगी उसमें एसी वगैरह कवर भी नहीं होगा, है ना? तो ऑप्शन सी जो है ये है सही उत्तर। तो अब है एंड में बोनस प्रश्न, जिसका उत्तर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और वैसे इसका सही उत्तर जो है आपको मिल जाएगा अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो प्रश्न है, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पिता अपने बेटे के लिए बीमा पॉलिसी ले रहा है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए बीमा पॉलिसी ले रहे हैं, मित्र एक दूसरे के लिए बीमा ले रहे हैं और नियोक्ता कर्मचारियों के लिए बीमा ले रहा है। तो इनमें से सही कौन सा नहीं होगा? तो देखो, मैंने बताया था आपको, है ना? अब यहाँ पे आपने जो सही उत्तर है ना वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।